इंसान की औलाद है। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अब साहिर रिजवानवी का जो ये दो गीत जो मैंने आपको यहाँ पे संदर्भित किए, पहला गीत ये कहता है कि मनुष्य अकेला क्यों, उसको एक साथी की आवश्यकता है। दूसरा गीत ये कहता है कि मनुष्य ने अपने आप को ही धर्म में, जाति में और सीमाओं में बांट दिया है। अब गांधी को जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि सिर्फ गांधी एक व्यक्ति है जिसने देश को आजादी दिलाई, लेकिन गांधी उससे ज्यादा कहीं एक विचार है, एक प्रभाव है, और वो आपको उस समकालीन साहित्य, सिनेमा और सोच में दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि अगर मैंने ये गीत का बोल आपको सुनाया, इसका कारण क्या है। देखिए, एक सिनेमा 1970 के दशक में, क्योंकि आप इससे बेहतर समझ सकते हैं, उसका नाम था जागृति। जागृति मूवी में एक शिक्षक और एक छात्र की कहानी है, और यहीं से मैं आपको सत्याग्रह को भी जोड़ूंगा, जिसमें जो छात्र है वो बड़ा उदंड होता है, और वो जो छात्र है उसको सही पे रास्ते पे लाने के लिए शिक्षक बड़े प्रयास करते हैं, लेकिन वो छात्र रास्ते पे नहीं आता। वो शिक्षक गांधीवादी तरीकों पे विश्वास करते हैं, और अंततः छात्र और शिक्षक दोनों एक अहिंसक तरीके से विजित होते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको जिस सिनेमा का संदर्भ दे रहा हूं, जागृति, गीत बड़ा ही प्रचलित है। दे दी आजादी हमें खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसी सिनेमा में एक और गीत है, ये आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। अब बात यह आई कि मैंने आपको इस सिनेमा का संदर्भ क्यों दिया। वो काल था जब गांधी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि लोग सिनेमा में, लोग साहित्य में, कहानियों में और गांधी को देखते थे, और यही सारी जो बातें थी वो गांधी के विचार को मूर्त रूप में जिंदा रखती थी। तो उस समय आप जब आजादी के बाद को देखोगे, सत्याग्रह का रूप क्या था, और आज के समय में सत्याग्रह का रूप कितना बदल चुका है, इस पर भी हमें सोचना जरूरी है। पहले जो आंदोलन होते थे, उन आंदोलनों में सत्याग्रह का मतलब क्या। सत्याग्रह जो गांधी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि विरोधी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या, देश या जीतने की भावना ना हो, क्योंकि सत्याग्रह अपने आप में परिवर्तन का भाव है। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह को आजादी तक सीमित नहीं रखा। गांधी ने सत्याग्रह को और अधिक तक सीमित हटाते हुए उसको आर्थिक तौर पे, उसको सामाजिक तौर पे, उसको नैतिक तौर पर भी एक बड़े तौर पे व्याख्यात किया। अब आप देखिए, सन 2014 में प्रकाश झा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे बात करना बड़ा आवश्यक है। उस सिनेमा में, उस मूवी में अमिताभ बच्चन जो है अन्ना हजारे का एक पोर्ट्रेट रोल करते हैं और सत्याग्रही दिखते हैं। यहाँ तक कि अन्ना हजारे मूवमेंट भी 2011 में हुआ। उसमें वो कहते हैं कि अब तक धीरज रखा है, अब प्रभु धीरज मत देना। ये जो गीत है प्रसून जोशी ने लिखा है, ये सत्याग्रह की अवधारणा के पूर्णतः विपरीत है। गांधी का सत्याग्रह एक नैतिक बल है, गांधी का एक सत्याग्रह एक आत्मिक बल है। गांधी का सत्याग्रह आत्मिक नैतिक बल होने के साथ साथ एक व्यक्तिगत बल है। ये कारों का बल नहीं हो सकता, जो उन्होंने महात्मा बुद्ध के दर्शन से लिया, जो उन्होंने जैन के दर्शन से लिया। सत्याग्रह किसी को जीतना या हराना नहीं है, सत्याग्रह है हृदय परिवर्तन, जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल का किया। तो अगर आप गांधी को उस दृष्टि से समझोगे, तत्कालीन समाज में जब गांधी की आजादी सत्याग्रह को
आज का सिनेमा कैसे देखता। तो जब आप सन 70 के दशक तक आते हैं तो आप देखते हैं कि सत्याग्रह, अहिंसा सबकी परिभाषा बदल गई। और मैं सिनेमा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में जो नई पीढ़ी है वो साहित्य से ज्यादा सिनेमा सीखती है। आपने कंसेप्शन बनाया एंग्री यंग मैन कि विरोध में आप लड़िए और विरोधी को मारिए। गांधी ये नहीं चाहते थे। यहां तक कि उनपे कई बार आक्षेप लगता है कि गांधी के अपने सत्याग्रह के कारण उन्होंने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया। बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं और ये बात मैं कहना चाहता हूं। भगत सिंह खुद एक सत्याग्रही थे। जतिन दास जो भगत सिंह के साथ के क्रांतिकारी, तो उन्होंने गांधी के रास्ता अपनाते हुए जब असेंबली में बम फेंका, बटुकेश्वर दस के साथ भूख हड़ताल की। तो आप ये समझिए कि कितनी अधिक ताकत है सत्याग्रह में, जो विरोधी को परिवर्तन करने की बात करे। और ये सिर्फ एक अवधारणा जो है ना, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आर्थिक तौर पे भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको सरकार की आज के समय में कोई नीति पसंद नहीं आ रही है, अब उसके खिलाफ आपको सत्याग्रह करना है, पर उस सत्याग्रह में आप सरकार के विरोध में या मनोभावों में व्यक्ति की आलोचना ना करें, क्योंकि अपने आप में गांधी कहते हैं कि अगर व्यक्ति की आलोचना करेंगे और उसके प्रति दुर्भावना रखेंगे तो सत्याग्रह का आधार खत्म हो जाएगा। तो आजादी की लड़ाई का सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया, जहां पे वो स्वदेशी की बात करते हैं कि हमें अपने देश में आत्मनिर्भरता चाहिए। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने कहां से शुरू किया? जहां उन्होंने विरोधी के हृदय परिवर्तन की बात की। तीसरा सत्याग्रह गांधी ने दांडी के अलावा, क्योंकि आप ना दांडी मार्च के महोत्सव में बना रहे हैं, तो और यात्राएं की, तो और शुरुआत की। पहला था असहयोग आंदोलन, जिसमें उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की कि मंदिरों में लोगों को प्रवेश करने का अधिकार मिले। क्या मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दलितों को इसलिए दिया जाएगा कि वो दलितों के भगवान है? नहीं, गांधी की नजर में ईश्वर सत्य है और सत्य की खोज का आधार भी दलितों को होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हृदय परिवर्तन चाहिए। ये है सत्याग्रह। तो आंदोलन को अगर आप, जैसे आजकल के जो आंदोलन को आप सत्याग्रह कह रहे हैं, वो सत्याग्रह नहीं है, सत्यधन आग्रह। गांधी जब 1916 के पहले जब दक्षिण अफ्रीका में थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने एक युद्ध भी लड़ा। उस युद्ध को हम कहते हैं बोअर युद्ध। और वो युद्ध उन्होंने लड़ा था अफ्रीका में गोरे और गिरिराज किशोर ने लिखा पहला गिरमिटिया। गिरमिटिया का मतलब होता है मजदूर। वो मजदूर जो भारत से एशिया से गए और अफ्रीकी देशों में रहने लगे और उनका शोषण होने लगा। तो गांधी ने उनके लिए भी वहां पे अपनी नस्लभेदी आवाज उठाई, पर उन्होंने कभी भी खूनी परिवर्तन तो नहीं किया ना। उन्होंने कभी राजनीतिक अपनी विरोधाभास में अपनी विरोधाभासी विचारधारा को उन्होंने असंयमित भाषा का प्रयोग तो नहीं किया, जैसे आज हो रही है। तो जो सत्याग्रह है, जो आज के आंदोलन को कहते हैं कि हम वास्तव में वो सत्याग्रह की परिभाषा में आता ही नहीं है। अगर आप देखोगे भारत में सत्याग्रह के प्रति जो बाद में आंदोलन हुए, आजादी का मतलब क्या? आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, और यहाँ तक कि अगर आप ये देखिए प्रदूषण है तो उससे भी हमको आजादी चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा ने, आपने बहुत लोगों ने आप उत्तराखंड से नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन एक बहुत स्पष्ट सत्याग्रह का उदाहरण था जो गांधी के दृष्टिकोण से चलता है। मैं आपको आंदोलन की बात बताता हूँ। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने भारत और विश्व को एक नई दिशा दी और जिन्हें भारत ने भी भारत रत्न से नवाजा और विश्व ने नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा, वो भी एक सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह परिवर्तन की बात करेगा, सत्याग्रह जीतने की बात नहीं करेगा, सत्याग्रह हिंसा की बात नहीं करेगा। अब आप आइए, एक सही अर्थों में महान सत्याग्रही थे, उन्होंने भूदान आंदोलन। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सत्याग्रह सिर्फ एक किसी के प्रति गुस्सा या पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, वो निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है कि आप किसी से गुस्सा होकर आपने उपवास कर दिया। अब विनोबा भावे ने क्या किया? देश में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शास्त्र पढ़ रहे होंगे, समाज शास्त्र पढ़ रहे होंगे। एक बड़ी समस्या है आर्थिक विषमता की। आर्थिक विषमता का मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या है भूमि के असमान वितरण की, जहाँ पे गरीब है और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो जो विनोबा भावे थे, उन्होंने 1950 या 60 के दशक में एक नया आंदोलन किया, कहते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन में उन्होंने किसी से जमीन छीनी नहीं। उन्होंने क्या कहा कि जो अपने मन से तबे भूमि गोपाल की, साझा जो संपत्ति है वो ईश्वर का है, आप उससे आसक्ति मत करो, अनासक्ति रखो। जब की बात हो जाती है, तो ये भूदान आंदोलन 1950 और 60 के दशक में बहुत ज्यादा भारत में प्रसिद्ध हुआ। और उन्होंने क्या किया? एक आंदोलन के माध्यम से
लोगों का हृदय परिवर्तन किया, और हृदय परिवर्तन जब हुआ लोगों का तो क्या हुआ? क्या हुआ? असमानता भूमि की दूर हुई जिस जिस राज्य में लोगों ने आंदोलन किया। तो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या सत्ता परिवर्तन था? क्या व्यवस्था परिवर्तन था? नहीं। तो जो आजकल के सत्याग्रही आंदोलन होते हैं वो व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और गांधी के माध्यम से चलने वाला सत्याग्रही आंदोलन हृदय परिवर्तन चाहता है। और बाद में आते हैं आजादी, धीरे धीरे आजादी की तरफ हम अब नए काल की तरफ आ रहे हैं। 1975 के दशक में देश में आपातकाल लगा। उस समय में जयप्रकाश नारायण जैसा एक बहुत बड़ा विचारक आया जिसने कहा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति को भी उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया और गांधी के कुछ तरीकों को अपनाया, लेकिन उसको भी मैं पूर्ण तरीके से गांधी का सत्याग्रह नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पर भी कुछ हिंसक भाव थे। तो व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन का भाव गलत है। और मैं आपको यहाँ पर भगत सिंह की एक बात कहना चाहता हूँ जो गांधी से बहुत ज्यादा मिलती है। जब भगत सिंह की अपनी क्रांतिकारियों के साथ प्रथम बैठक हो रही थी तो उन्होंने किसी से पूछा कि भगत सिंह आप बताओ आजादी का उद्देश्य क्या है? तो भगत सिंह ने कहा कि आजादी का उद्देश्य जो है, या जो क्रांति का उद्देश्य जो है, आजादी नहीं है। तो वहां पे सकबहाट मच गई कि भगत सिंह ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि क्रांति का उद्देश्य आजादी नहीं है। तो भगत सिंह ने कहा कि अगर सत्ता अंग्रेजों से हटकर कुछ बड़े नेताओं के हाथ में आ गई तो व्यवस्था तो बदल जाएगी, सत्ता तो बदल जाएगी, समाज का शोषण होता रहेगा, आर्थिक तौर पर प्रगति नहीं होगी, और वो बात दिखाई पड़ती है। तो भगत सिंह ने कहा कि हमारी संस्था का नाम समाजवादी प्रगतिशील संस्था होगा। उन्होंने उसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया। अब ये उनका विचार कहां से आया? ये उनका विचार लेनिन, स्टालिन, मार्क्सवादी और गांधीवादी साहित्य पढ़ने को आया। भगत सिंह भले गांधी के तरीकों से सहमत ना हो, भले वो गांधी की अहिंसा से सहमत ना हो, और गांधी के सत्याग्रही और समाजवादी इनकी जो सोच है उससे सहमत थे, तभी उन्होंने अपनी संस्था के नाम में परिवर्तन किया, तभी उन्होंने वहां जेल में भूख हड़ताल की। क्या हम आज बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की? क्या आज हम बात कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन की? तो अब आप देखेंगे कि अब जितने भी आंदोलन हो रहे हैं नए परिपेक्ष में, वो गांधी के सत्याग्रह से किसी भी प्रकार से नहीं मिलते, क्योंकि आप विरोधी के प्रति आपके मन में हिंसा का भाव है। दूसरी बात, सत्याग्रह के लिए ना विचारों का स्पंदन होना जरूरी है। विचारों का स्पंदन का मतलब विचार जाएंगे कैसे? ये नए तरीके के क्रांति से विचार नहीं जाएंगे, विचार जाते हैं लेखन से। विचार जाते हैं कि अगर आपके मन में कोई भाव है आप उसको पत्र से लिखो। गांधी का सत्याग्रह इसकी बात भी करता है। भगत सिंह के साथ उनके विचार नहीं मिलते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनके विचार नहीं मिलते थे, एम एन रॉय के साथ उनके विचार नहीं मिलते थे, तो क्या वो गांधी से वो नफरत करते थे? वो गांधी को पत्र लिखते थे, गांधी उनको पत्र लिखते थे। विचारों का स्पंदन होता था। विचारों का स्पंदन होता है तो नई वैचारिक क्रांति आती है। तो सत्याग्रह एक वैचारिक क्रांति के लिए भी है, क्योंकि विचार जो है ना वो मूर्त रूप में अमर रहता है, लेकिन जब आप व्यक्ति को प्रधान कर दोगे ना तो विचार मर जाएगा। और आजादी के बाद, आजादी की बात आ रही है, आजादी के बाद हमने यही किया। देखिए वो माई गॉड एक मूवी है, उस मूवी में लास्ट में अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच में एक संवाद होता है। उसमें वो साफ कहते हैं कि अगर आपको किसी के विचार को मारना आप उसको भगवान बना दो। तो यही बात हमने देश में गांधी के साथ की। हमने क्या किया कि गांधी के विचार को अपनाने के बजाय उसको मूर्त रूप में रख दिया, मूर्ति रूप में। जब किसी की मूर्ति पूजा करोगे तो आप उसके विचार की हत्या करोगे। ये बहुत दुख की बात है। तो अगर आपको सत्याग्रह को समझना है तो गांधी की अहिंसक विचारधारा से आप असहमत होइए, लेकिन आप उसको पढ़िए। क्या मतलब इस चीज का? आप पढ़िए, आप उस पर नए विचार स्पंदित करिए, यही सत्याग्रह है। सत्य की खोज सत्याग्रह है, हृदय परिवर्तन की बात करना सत्याग्रह है। अब आप देखिए आजादी के इतने सालों बाद भी हमने बड़े कानून बनाए, मैला ढोने के प्रति हमने कानून बनाया, अछूतोद्धार का कानून बनाया, लेकिन क्या हम उस कानूनों से उबर पाए? कुछ लोगों ने उस एक विषय को चुनकर लड़ाई लड़ी, जिन्होंने व्यवस्था और हृदय परिवर्तन दोनों किया, वो सत्याग्रही हैं। बाबा आमटे सत्याग्रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोगों के खिलाफ होने वाले जो भेदभाव तो उसको दूर किया। तो अगर गांधी भी ये चाहते थे, पर आज के समय में आप क्या देखेंगे कि जो अम्बेडकरवादी हैं, जिन्होंने अम्बेडकर का थॉट पढ़ा हुआ है, वो गांधी से नफरत करते हैं। जो समाजवादी हैं, जिन्होंने लोहिया का थॉट पढ़ा है, वो गांधी से नफरत करते हैं। जो कट्टर हिंदुत्व सनातनी है वो भी गांधी के विचार से नफरत करते हैं। फिर भी गांधी अपने आप में प्रासंगिक है, क्योंकि गांधी के विचार ने किसी से नफरत करना नहीं सिखाया। गांधी का विचार बुद्ध की अहिंसा है, गांधी का विचार जैन धर्म का अणुव्रत सिद्धांत है, गांधी का विचार मनता वाचा कर्मणा, जिसे हम हिंदू धर्म में जो जनक जो माता सीता के पालक थे, जो उनके जनक थे, उनकी विचार है अहिंसा परमो धर्मा। महाभारत के भी लास्ट में जब युद्ध का अंत होता है तो
कृष्ण को यही उपदेश देते हैं, और इसीलिए गांधी गीता को भी पढ़ते थे कि वो भी अहिंसा की बात करते हैं। सारे धर्मों के दर्शन में जब अहिंसा है, सत्याग्रह है, तो हम उस सत्याग्रह को सिर्फ एक बदलाव, ऐसा बदलाव जो हिंसक हो, उसकी दृष्टि से क्यों देखें। तो अगर आप सत्याग्रह को समझना चाहते हैं तो आप अपने विचारों का स्पंदन करें। विचारों का स्पंदन करने का मतलब है, अगर आपको किसी से बात नहीं बनती तो हो सकता है कि आप क्या करें, आप उनसे आप नाराजगी जाहिर करने के लिए उपवास करें, आप उससे बात ना करें। लेकिन तो अगर आप उसको अपनी बात लिख के बताएंगे, माध्यम से आप अपनी बात उसको लिख के अपने 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 हृदय की अहिंसक भावना के माध्यम से, तो आप सही मायनों में सत्याग्रही हैं। किसी के आगे उपवास करके बैठ जाना, या किसी के आगे मैं आपसे मन नहीं मिलता और मैं आपसे नफरत करता हूँ, सत्याग्रह नहीं हो सकता। अब बताऊं मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिस पर मुझे बात करना बहुत आवश्यक है। मैं अर्थशास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ और अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ। सत्याग्रह एक आर्थिक अवधारणा भी। Why? Because if you will see, the world is witnessing a huge amount of inequalities between the rich and poor, not only but as a context of regional, and even in the context of even in the income and wealth. अब यह असमानता क्यों आई? क्योंकि हमने क्या किया कि पाश्चात्य के आर्थिक जो मॉडल है उनको मोह दिया। गांधी का सत्याग्रह, गांधी का सिद्धांत कहता है कि हमें पाश्चात्य आर्थिक मॉडलों का अनुकरण छोड़ स्वदेशी अपनाना चाहिए। पर ये स्वदेशी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि आप गांव में विकेंद्रीकृत तौर पर पंचायत में एक छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से उत्पादित करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समता की खाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि समता की खाई बढ़ेगी तो संघर्ष बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा तो हिंसा बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी तो नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी चीजें बढ़ेंगी। ये जो विषमता है ये आती कहां से? ये विषमता आती है अनियंत्रित उपभोग। ये विषमता आती है हमारे अपने उपभोग पे नियंत्रण ना होने के कारण, और हमारे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसे हम इकोनॉमी में कहते हैं प्रदर्शन के कारण, हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता करते हैं। तो अब आप देखिए कोरोना महामारी के दौर में जब अब लोगों ने अपने हवाई अड्डे बंद कर दिए, लोगों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, तो लोग कहने लगे कि ये एक नया दौर आ गया है, जो कि हमने दुनिया पूरी खोल दी है भूमंडलीकरण के दौर में 1991 के बाद। तो ये एक नई चीज आ गई। पर मैं इसको दूसरे शब्दों में समझूंगा। अगर आप गांधी की दृष्टि से देखो तो 90 से लेकर 2020 तक ने बड़ा विकास किया, बहुत विकास किया, वृद्धि बहुत हुई। पर अध्ययन ये भी बताते हैं कि हमने अपनी बोलियों और भाषाओं को खो दिया। मैंने एक लेख लिखा था, आखिर वृद्धि के बाद हमने क्या खोया। 2457 भाषाएं हमने अपनी खोई वृद्धि के बाद। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जब कोई भी वृद्धि, कोई भी विकास आपकी भाषाएं और संस्कृति को मार देता है, हम उसे कहते हैं रूटलेस ग्रोथ। हिंदी में हम उसे कहते हैं कि संस्कृति रहित विकास। इसी विकास ने देश में असमानताओं का एक जाल बिछा दिया, तो हम इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसके हम, विषमता युक्त विकास। ठीक है, इसी आर्थिक वृद्धि ने हमें क्या कर दिया, पर्यावरणीय क्षय कर दिया। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा इंक्लूसिव नहीं हुआ, तो हम इसे कहते हैं क्रूर विकास, वाणी विहीन वृद्धि, क्रूर वृद्धि। क्या हम तैयार? गांधी ने तो 1910 में अपनी किताब में इनके बारे में बात कर दी थी कि जो पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण है, ये ऐसा विकास मॉडल ले आता है कि व्यक्ति अपने आप से अलगाव हो जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको अपने आज जो इसमें मैंने कल एक लिखा तो बताना चाहता हूँ। सत्याग्रह को सामाजिक सामुदायिक रहना है, पर अपने से अलग नहीं होना है। जितनी ज्यादा वृद्धि होगी उतनी ज्यादा होगा। गांधी यहीं पे चोट करते हैं कि आप विकास के नाम पर अगर आप धन का संकेंद्रण करते चले जाएंगे, अगर आप विकसित होते चले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने आप से अलगावित हो जाएंगे, तो समाज में हिंसा भी बढ़ेगी, अपराध भी बढ़ेगा, आत्महत्याएं भी बढ़ेंगी और अवसाद भी बढ़ेगा। जापान बहुत प्रगतिशील देश, बहुत विकसित देश है, खतरे की घंटी पे है। उसने मंत्रालय खोला है, इस मंत्रालय का नाम है अकेलेपन का मंत्रालय। अकेलेपन के लिए मंत्रालय खोलना पड़ा। वहां पर लोग रोबोट को अपना साथी बना रहे हैं, मशीन को अपना साथी बना रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। क्यों? क्या? और ये तो गांधी ने 1910 में कह दिया था, इफ वी विल क्रेजी टुवर्ड्स द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इट इज द सिन। पाश्चात्य आधुनिक सभ्यता शैतानी है, ये व्यक्ति को अपने आप से भी अलगावित कर देती है। तो क्या हम इस अलगाव के लिए तैयार हैं? मार्क्स ने भी ये बात कही। तो वी आर सोशली एलिनेटेड,
वी आर इंडिविजुअली एलिनेटेड एंड वी आर आल्सो एलिनेटेड अवर सोल। आत्मिक तौर पे भी हम अलगावित हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी हम अलगावित हैं, और सामाजिक तौर पे भी तो हम अलगावित नहीं है। एक जो मनुष्य को इतना ज्यादा अलगावित कर दे, गांधी के दर्शन में नहीं स्वीकार्य है। गांधी मशीन का विरोध करते हैं, पर मशीन का विरोध ऐसे नहीं करते कि आप मशीन छोड़ दो। भाई गांधी कहते हैं कि मशीन को अपनाइए, और उसके लिए एक सूक्त देते हैं कि मेरे उस मशीन को अपनाइए जो लेबर को भी महत्ता दे, तो डिग्निटी ऑफ लेबर दे। अगर आप बैला धोने की दूर करने के लिए अगर आप मशीन का उपयोग करते हैं जिससे कि महत्ता बढ़े, वो मशीन स्वीकार है। पर ऐसी मशीन नहीं स्वीकार है जिससे आपको क्या करना पड़े कि आपका जो परंपरागत उद्योग है, जैसे यूपी में कांजीवरम की साड़ियां, बनारस की साड़ियां, मुरादाबाद की पीतल का सामान, और इत्र जो है बरेली का, आप दक्षिण में चले जाओ तो जो छोटे छोटे लोकल बाजार हैं, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो गांधी कहते हैं कि अगर छोटा बाजार, छोटे लोग, छोटी तकनीक, ये तो अलगावित नहीं होता। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में बात नहीं कह रहा हूँ, पर एक बात कह रहा हूँ कि व्यक्ति एक दुकानदार के पास भी जाता था, सामान लेता था, तो उससे उसकी सामुदायिक भावना रहती है। अगर आप अलगावित होंगे, जाहिर सी बात है आत्महत्याएं की दर बढ़ेंगी। जितना विकसित प्रदेश, जितना विकसित देश, उतना ज्यादा एलिएटेड। एलिनेशन इज अ मोर डेंजरस देन और समाज जो है वो कहीं ज्यादा अहिंसक होता है, और उसका कारण क्या होता है? आपकी आसक्ति। आसक्ति किसकी? मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति। गांधी इसको दूर करने की बात करते हैं। तो अगर आप देखिए जितने समृद्ध देशों को, अगर आप विज्ञान के नविष्कारों के कारण आपको मशीन का सहारा अपनी भावनाओं के लिए लेना पड़े, तो आपको गांधी को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने 1910 में उन्होंने हिंद स्वराज में बात लिखी कि तकनीक के प्रति हमारा पागलपन हमको एक ऐसी अवस्था में ले जाएगा जो शैतानी सभ्यता बन जाएगी, हम अलगाव की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तब लोगों ने गांधी को कहा कि ये बकवास कर रहा है। यहाँ तक कि उनके जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने भी ये बात कही। जब उन्होंने पंचायती राज की बात की, तभी लोगों ने गांधी से कहा नहीं नहीं, दुनिया पूरी खुल रही है, विश्व एक हो रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो, आप कैसे कर सकते हो? पर आप देखिए, आप सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसाएं होती हैं। और जयप्रकाश नारायण, गांधी के जो अनुयायी थे, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने सन 1962 में कह दिया था कि पंचायती राज में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए कि सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा में कहां मरते हैं? पंचायतों के चुनाव में। क्या गांधी का सत्याग्रह वहां पे लागू हुआ? एक दूसरे के विरोधी के लिए राजनीतिक हत्याएं होनी, तो हमने गांधी को आधे तंत्र से लागू किया। तो आधा पूरा तंत्र तो बहुत खतरनाक है। आप कहते हैं कि हमने फ्री फायर पंचायती राज सिस्टम ले आए और हमने गांधी के सपने को पूरा, नहीं मान सकता। मैं क्यों नहीं मान सकता? अगर आप हिंसा का उदाहरण देखोगे, आज बंगाल में जो हो रहा है, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, पर क्या बंगाल के चुनाव की हिंसा स्वीकार्य है? क्या ये गांधी का सत्याग्रह है? क्या ये गांधी का जो गांधी ने अपनी किताब लिखी माई इंडिया और हिंद स्वराज, मेरे सपनों का देश और लोकतंत्र, ये स्वीकार? आधा अधूरा पंचायती राज तो और खतरनाक हुआ। अब कोई किसी के खिलाफ सत्याग्रह क्यों नहीं करता? अगर आपको समस्या है तो आप विचार स्पंदित, आप लिखिए। अगर आप सत्याग्रह करेंगे तो कैसे? नफरतों के भाषण रखे। आप सत्याग्रह करेंगे भी कैसे? नफरतों का प्रचार करके। तो ये जो समस्या है, ये बहुत गंभीर है। ये समस्या संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ वैमनस्य लाती है। तो क्या हम वैमनस्य पूर्ण समाज के लिए तैयार हैं? सोसाइटी इज डिवाइडेड मोर। अगर आप देखोगे कि हम क्यों मोर असेंशियल हो रहे हैं, गांधी ने तो ये चीज नहीं सिखाई। अगर आप उस संदर्भ में देखेंगे, आज के समय में अगर हम किसी विचार को हम लिखते हैं, तो आज बहुत ज्यादा असहिष्णुता की भावना आ जाती है दोनों पक्षों में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले रविदास जी की जयंती थी, मैंने बात लिखी भी अपने एक लेख में। उन्होंने क्या कहा कि काम आसी क्या कचुरा का कासी दिलदार, जे अपन दे दिल दिया वे दिलदार। कबीरदास जी ने भी हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों के खिलाफ कुरीतियों पर प्रहार किया, गांधी जी भी नहीं किया। तो आपने किसी ने उनका तिरस्कार नहीं किया, कभी असहनशीलता नहीं दिखाई। जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वास्तव में एक असहनशील समाज बना रहे हैं। और असहनशील समाज बनाने का सबसे बड़ा कारण विचारों का स्पंदन ना होना है, विचारों का रुक जाना है, उन समर्थ साहित्य को ना पढ़ना है जो हमें अहिंसक धारा की ओर ले जाए, उन समर्थ साहित्य की ओर ना पढ़ना है जो हमें एक सत्याग्रही साहित्य की ओर ले जाए, उन समर्थ साहित्य को ना पढ़ना है जो हमारे विचार को एक वैचारिक क्रांति दे। अगर आप देखेंगे जितने भी विचारक,
चाहे विनोबा, चाहे गांधी, चाहे लोहिया, चाहे अंबेडकर, किसी भी तरह के हो, उन्होंने ना सिर्फ विचार दिया है, उन्होंने विचारों को लिखा भी है। और विचारों को लिखने का लोगों ने उनको पढ़ा, जाना, समझा और उन्होंने क्या किया, नया विचार अपनाया। उस विचार के ऊपर भी नहीं कहता कि आप उसकी धारा में आ जाओ। आप गांधी को पढ़ के गांधीवादी बने, ये आवश्यक नहीं है। आप मार्क्स को पढ़ के मार्क्सवादी बने, आवश्यक नहीं है। आप उस विचारधारा लेके आ जाते हैं। राम मनोहर लोहिया के सत्याग्रह की अवधारणा में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह तब आता है जब समाजवाद आता है, और समाजवाद जब तब आता है कि जब संपत्ति का जो बंटवारा हो। उन्होंने बहुत 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 अच्छे से इस बात को समझाया। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति का बंटवारा बराबर हो तो हम समाजवाद कहते हैं। चलिए भाई, इन्होंने कह दिया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये भी बात कही कि गरीबी का समान जो समान बंटवारा है वो समाजवाद नहीं है। कब कब क्या हो गया, समृद्धि का समान बंटवारा समाजवाद है। तो समृद्धि का समान बंटवारा समाजवाद कब होगा, जब गांधी के सत्याग्रह को हम राजनीतिक आर्थिक तौर पे जोड़ेंगे, और साथ साथ हम ये सोचेंगे कि सत्याग्रह की विचार को या गांधी के अहिंसक विचार को हम जिंदा कैसे रखें। जिंदा तब रखेंगे जब पूंजीवाद के प्रति अपना मोह छोड़ेंगे। कौन सा पूंजीवाद, दोस्ताना पूंजीवाद, जिसमें क्या हो, मॉडल जो शिक्षा का भी ऐसा हो कि विकेंद्रीकृत हो। कैसे विकेंद्रीकृत हो, और सिर्फ बड़े बौद्धिकों के लिए लिखेंगे तो आपका विचार नहीं बढ़ेगा। गांधी ने क्या किया, ये पत्रकार थे, उन्होंने यंग इंडिया, उन्होंने नवजीवन, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में पत्र चलाए। क्यों अखबार चलाया, कि गांधी का उद्देश्य अखबार चलाना नहीं था। उनका कहना था अखबार एक विचार पत्र है, और अखबार सत्याग्रह का काम करते हैं, सत्याग्रही के तौर पे काम करते हैं। और आज के दौर में अखबार क्या है, आज के दौर में अखबार क्या है, तो मैं कहूँ आज के दौर में अखबार भी क्या हो गए, बाजारू हो गए, विकास हो गए, कि कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा सच्चाई, सच का, सत्याग्रह की ताकत को। झूठी खबरें छपती हो जब बाजारू अखबार, जो अखबार बाजारू हो गया। तकनीक के दौर में आप किसी भी ज्ञान को व्हाट्सएप पे जो भेजा जा रहा है उसको पढ़ेंगे, तो सत्याग्रही विचार नहीं होगा। विचार पत्र चाहिए। कैसा विचार पत्र चाहिए, तो गांधी ने अपने सत्याग्रही अखबारों के माध्यम से किया। कौन से अखबार, जो उस जमाने में हिंदी में भी थे, गुजराती में भी थे, अंग्रेजी में भी थे। और गांधी ये बहुत खूबी, अगर आप उनको राजनेता के तौर पे भी ना देखें, उनको एक विचार पत्र के संवाहक के तौर पे भी देखें, तो भी आपको बड़ी शक्ति मिलती है। कि उन्होंने वर्धा में आश्रम चला के इतने सारे विचार लिख छोड़े। गांधी के साथ जितने भी आए, आप उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने भी अपनी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को भी कई किताबों में लिखा। लोहिया ने भी अपनी चीजों को लिख छोड़ा। तो जो सच्चा सत्याग्रही है, जो सच्चा सत्याग्रही नेता है, वो अपने विचारों का स्पंदन भी करता है, अपने नफरत रूपी भाषणों के साथ नहीं। आज भारत के चाहे जितने भी राजनीतिक दल ले लीजिए, वो अपने विचारों का स्पंदन नहीं करते, वो अपने विचारों की थोपते हैं। विचारों का थोपना गलत है। विचारों पर आप विमर्श करिए, विचारों पर तर्क करिए। तो जहां विचारों पे विमर्श और तर्क छोड़कर अपना विचार का थोपना होगा, वहां पे आइडियोलॉजिकल ऑटोक्रेसी आएगी, जिसे मैं कहता हूं वैचारिक तानाशाही। वैचारिक तानाशाही आएगी, उसके बाद क्या होगा, लोकतंत्र का अब चुनावी तानाशाही आएगी, जैसा भी अभी कुछ दिन पहले बताया गया है। तो ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम आर्थिक तौर पर भी सत्याग्रही बने, और जो हम जिन प्रतिनिधियों को चुन रहे हैं वो भी सत्याग्रह के तौर पे कम से कम अहिंसक विचारधारा ना हो। तो हमारी एक बात तो रखें, अपने विचार पत्रों में हमसे अपने संवाद तो करें। उनके विचार कहां पे आते हैं, सिर्फ जब आप देखिए चुनावी भाषण में विचार नहीं है, विचार विहीन चुनावी भाषण है, अखबारों के लेखों में विचार नहीं है, सत्याग्रह कहां से जिंदा रहेगा। उसको जिंदा रखने का काम हमारा है। जो पुराने विचार आपस में संवाद करें, लिखने की प्रति बनाए, पत्र लेखन को प्रति आकर्षण करें। ज्यादा मैसेजेस व्हाट्सएप या ईमेल के जैसे तुलना में आप पत्र लेखन के प्रति जाएंगे तो आप अहिंसक सत्याग्रही बनेंगे, वैचारिक बनेंगे। जब आप विचार का स्पंदन करेंगे तब आप जाके कहेंगे सच्चे सत्याग्रही हैं। लिखना जरूरी है, क्यों, सिर्फ बौद्धिक वर्ग के लिए नहीं है, जो छोट उसको पास भी तो विचार पहुंचे। अगर मेरा विचार प्रबुद्ध लोगों तक ही सीमित रहेगा, अपनी भाषा में विचार नहीं रहेगा, तो हम क्या सत्याग्रही लाएंगे। ने राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदी से जोड़ा, इसी के उत्सव को क्षेत्रीय भाषाओं से जोड़ा, ये बहुत जरूरी है। वेंकैया नायडू एक हमारे विश्वविद्यालय में ही जब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आए तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि वो संस्कृति और वो राष्ट्र अपनी मातृभाषा को प्रश्रय नहीं देता, वो चीज खो जाती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि विचार का स्पंदन को कई चीजों से जिंदा रखना है। गांधी अपने आप में बहुत बड़ा आयाम है, सामाजिक आयाम है, शैक्षिक आयाम है, जहां वो नई तालीम की बात करते हैं और सरकार उसको ला रही शिक्षा
बिल्कुल लेके आए कि अब लोग सीखेंगे, अपने विचार अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, अपनी भाषाओं में करेंगे, पर साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसका वैचारिक दृष्टिकोण जीवित रहे, वो एक वैचारिक तानाशाही में ना आए। अभी कुछ दिन पहले मैं भाषण पढ़ रहा था, कुछ लोग कुछ प्रवृत्ति के स्कूलों पर सवाल उठा रहे थे कि जो लोग डीएवी कॉलेज में पढ़ते हैं उनका उनका परिवेश अलग होता है, जो एंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं उनका परिवेश अलग होता है, जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं उसका परिवेश अलग होता है। सब गलत है। आप जाइए, हर एक स्कूल में आपको हर स्कूल मिलेगा, हर एक विचार मिलेगा। तो मैं सिर्फ एक विचार को क्यों क्यों भाई, मुझे सत्याग्रह को जिंदा रखना है तो मुझे हर विचार को अपनाना है ना। तो मैं अगर एक सत्याग्रह है तो मुझे अपनी बात रखनी बनेगी। ये आप युवा लोगों को, जो आपको जो स्टूडेंट है और मेरा है कि पत्र लेखन जरूर रखा जाए, और ये पत्र लेखन इस संदर्भ में रखा जाए कि बच्चों के विचार रखे जाए, किसी विषय पर विचार हो जैसे, और उससे क्या होगा कि वैचारिक क्रांति होगी। तो मेरा एक छोटा सा मुद्दा है कि सत्याग्रह को एक वैचारिक क्रांति बनाने के लिए सही अर्थों में नया विचार रखना होगा, अन्यथा क्या होगा, आप सिनेमा में जो आपको सत्याग्रह दिखाया जाएगा आप वही से सीखोगे। आप देखिए हिंसा का कितना तगड़ा है कि लोग बिग बॉस जैसा सीरियल, इसमें मानव हिंसा करता है उसको देखना पसंद करते हैं, बल्कि गांधी ने कहा कि अगर मनुष्य हिंसा करे उसको अहिंसक बनाया जाए ना। बुद्ध भी यही बात कहते हैं, अगर वो चाहते तो वो अंगुलीमाल को क्या हृदय ना जीतते, उन्होंने अंगुलीमाल को हृदय परिवर्तन कैसे किया, या महावीर स्वामी ने कैसे परिवर्तित किया। तो आप इस चीज को समझिए। तो आपको अगर इसको जिंदा रखना है तो अपने वैचारिक क्रांति को जिंदा रखना ही होगा। अपनी वैचारिक क्रांति को जिंदा रखने के लिए अपनी मातृभाषाओं में, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में विचारों का स्पंदन करना ही होगा। और गांधी के जो आजादी का सत्याग्रह है ना, वो यही से शुरू हुआ। गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह क्या था, उसका जो सबसे सूक्त वाक्य उन्होंने कहा कि मेरा अखबार पत्र नहीं विचार पत्र है, और वो विचार सब तक पहुंच गया। और फिर लोगों से नफरत का भाव नहीं रहा, वैचारिक भाव रहा। लिखिए, पत्र लिखिए, एक दूसरे से संवाद करिए उस माध्यम से, तभी तभी आपका हमारा ये वैचारिक क्रांति जो नई तौर पे जीवित रहेगी। अन्यथा क्या होगा, हमें क्या दिखाया जाएगा, जो प्रकाश झा ने अपनी मूवी में सत्याग्रह में दिखाई, जिसका अंत बड़ा ही हिंसक होता है। सिनेमा में आप देखिए, हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुकेश सिंह, हर एक सिनेमा में अंत क्या है, हिंसक है। ये हिंसक अंत परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन के लिए ये आवश्यक है कि आप वैमनस्य का त्याग कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ठीक है गांधी सहमति रखिए, पर उस असहमति को नफरत में मत बदलिए। अगर आप उस नफरत को बदलेंगे और आप सोचेंगे कि ये विचारधारा खराब है, वो विचारधारा खराब है, तो आप सत्याग्रही किसी भी संदर्भ में नहीं हो सकते। सत्याग्रही उपवासी नहीं है, आपने उपवास कर दिया सत्याग्रही हो गए। सत्याग्रही गांधी के लिए कहते हैं कि वो सत्य की खोज में चलने वाला ऐसा प्रतीक है जिसे अपने आप से भी सत्याग्रही करना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गांधी जी ने एक बार क्या किया कि कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि आपको, गांधी जी कहते थे कि मल साफ करना है, तो जबरदस्ती उन्होंने सत्याग्रही बनाया कस्तूरबा। बाद में उनको बड़ी ग्लानि हुई, उन्होंने कस्तूरबा से माफी मांगी। तो इसका मतलब है कि आप थोप नहीं सकते, सत्याग्रह तक का विचार नहीं थोप सकते। राजेंद्र प्रसाद जी एक बार भारत प्रथम राष्ट्रपति अपने ऑफिस में बैठे थे, तो उनसे उनका पेन छूट गया, और वो पेन स्याही वाला पेन होता था, उनके महत्वपूर्ण कागज पे गिर गया और वो पूरा कागज बर्बाद हो गया। राष्ट्रपति भवन की बात बता रहा हूं मैं। तो उससे बड़ा गुस्सा किए, पर बाद में उनको रियलाइज हुआ नहीं, ये मेरा नौकर है, मैं राष्ट्रपति हूं, तो क्या हुआ, उन्होंने उससे हृदय से माफी मांगी। ये होता है एक सत्याग्रही होना। गांधी के वर्धा आश्रम में एक बार एक चोर आ गया, और रात में वो चोर ने चोरी की, और गांधी उस समय सत्याग्रहियों का एक पूरा जत्था तैयार कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि रात में चोर आया, और सुबह उठे देखा लोगों ने उसको बांध दिया। तो चोर से पूछा, भाई चोर क्या हुआ, इन लोगों ने तुमको बांध दिया, पहले चीजें छोड़ो, बताओ तुमने सुबह का नाश्ता किया, तुम्हें कुछ भूख लगी है। गांधी जी ने चोर को खाना खिलाया, उस चोर का हृदय परिवर्तित हुआ और वो सत्याग्रही में बन गया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्योंकि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पे चौरी चौरा में जब कांड हुआ, गोरखपुर में जला दिया गया, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी आंदोलन, गांधी किसी भी प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति नहीं चाहते थे। हिंसक प्रवृत्ति फैलती जल्दी है। आप देखोगे कोई आंदोलन हो रहा है, दलित आरक्षण के उसमें हो रहा है आंदोलन, या किसी भी प्रकार का आंदोलन हो रहा है, तो एक छोटी सी चिंगारी से आग बन जाता है, शहर के शहर जल जाते हैं। तो शहर के शहर जलते हैं, और एक किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, बस्तियां बनाने में कितना ज्यादा समय लगता है और लोग उजाड़ने में सोचते नहीं है। तो आवश्यक इसी बात का है
कि अगर ऐसी चीज नहीं हुई तो फिर आप देखोगे कोई भी आज का आंदोलन कामयाब नहीं होता। आंदोलन कामयाब है और आजादी के बाद भी वही आंदोलन कामयाब है। आंदोलन सत्याग्रह हो, चिंगारी लेके आंदोलन करके भीड़ जला देना, ट्रेनें जला देना, बस जला देना, ये तो गांधी का सोच नहीं है ना, नहीं सकता। तो अगर आप इस सोच पे ऊपर आप चलेंगे तो फिर आप कैसे काम करेंगे? तो ये एक आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना जरूरी है। मैं कह रहा हूं आप जितने भी युवा लोग हैं, आप सत्याग्रही बनना, आप अपने जनप्रतिनिधि को पत्र लिखिए कि भाई आपने ये मुद्दा हमारे वहां उठाया कि नहीं उठाया, जवाब देना पड़ेगा। जब आप लिखोगे उसको भी, अगर वो विचार उसको देना पड़ेगा। तो ये एक आवश्यक तंत्र है। अन्यथा क्या होगा? ना विचार रहेगा, ना तंत्र रहेगा, जिंदा क्या रहेगा? मूर्ति। चौराहे पे गांधी की मूर्ति लगी रहेगी, उसी चौराहे की मूर्ति पे लोग फूलमाला चढ़ाएंगे और वहीं पे अहिंसक आंदोलन होगा, गाड़ियां फूकी जाएंगी और फिर अब हम स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू महात्मा गांधी जी को मनता वाचा कर्मणा, मन से वचन से अहिंसा नहीं जाएगी। जब तक विचारों में अहिंसा नहीं आएगी, सही सत्याग्रही समाज नहीं बन सकता। इसके लिए एक बहुत अच्छा मराठी लेखक हुए हैं, उनका नाम एच जी जावड़ेकर है। बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते, जो मराठी साहित्य पढ़ते हैं। मैं भी नहीं जानता था, मैंने कहीं से सर्च किया, उन्होंने सत्याग्रही समाजवाद। सत्याग्रही समाजवाद क्या है? विनोबा ने इसके लिए किताब लिखी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य लोकतंत्र में कैसे हो। क्यों? क्योंकि अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, कहते नहीं सबका साथ सुशासन सबका विकास, तो ये जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी जरूरी बात है कि अनुशासन हो और लोगों के हाथ में लोगों का शासन हो, वो लोकतंत्र है। गांधी जो लोकतंत्र की बात करते तो उसमें सत्याग्रह फिट ही नहीं होता। उन्होंने तो पश्चिमी लोकतंत्र को कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक है, ऊपर आएगा तो भी खतरनाक है, नीचे जाएगा तो आप देखिए बहुत सारे सुधारती होंगे, कितनी हिंसा होती है चुनाव में, क्यों? तो गहरी गहरी बात। ठीक है, तो आप ठीक है मुकेश जी सवाल पूछना चाहते हैं, शैलेंद्र मुकेश जी को आप अनम्यूट कर दो। मैं अपनी बात रख धीरे से फिर खत्म करता हूँ। मुकेश, क्या सवाल है आपके? नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी आ रही। मुकेश जी बताइए, क्या क्या प्रश्न है आपका? सर एक क्वेश्चन मेरे से अमूमन बच्चे पूछते रहते हैं कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, हाँ, तो गांधी जी की ने जो है इरविन और गांधी जी ने आपस में एक दूसरे की पता उन्होंने कितने दिन भूख हड़ताल की? क्यों हड़ताल की? क्योंकि रास्ता वो भी वही चाहते थे कि हर परिवर्तन हो, पर व्यवस्था परिवर्तन का भी उनका कॉन्सेप्ट था रास्ते पे। हाँ, ये गांधी के, लेकिन इसको आप भूल कहें ठीक नहीं होगा। उन्हें मैं बल्कि मैं कह सकता हूं कि भगत सिंह के जो विचार से गांधी ने उधार लिया। भगत सिंह ने पहले पूर्ण स्वराज की बात की, गांधी ने बाद में उसको अपने में अपनाया। यहाँ तक कि एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के समाचार पत्र में, मुख्य समाचार पत्र में भगत सिंह के तारीफ हो गए और उन्होंने कहा कि भगत सिंह तुमने भगत सिंह के विचारों की तारीफ क्यों की, और बाद में उसकी प्रशंसा भी की। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने भगत सिंह के विचारों को कांग्रेस के मुख्य पत्र में स्थान दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रखो कि कांग्रेस के जो उग्र कार्यकर्ता हैं, उग्रवादी दल, भगत सिंह के विचारों में पूर्णतया उसमें ना आ जाए। तो फिर कांग्रेस बुलेटिन में गांधी जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भगत सिंह के विचारों को स्थान देते। भाई उन्होंने किसी सोच के तो स्थान दिया होगा ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उनको दोषी ना ठहराया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने शहादत को ऐसा किया कि लोगों के अंदर उस क्रांति, उस विचारधारा के भी कई लोग आए। अब देखिए बाद में एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, ये सब समाजवादी मार्क्सवादी थे। गांधी के धारा में बाद में जुड़े, गांधी के साथ आते भी जाते थे, पर उनके गांधी का व्यवहार होता था हर एक क्रांतिकारी। लेकिन हाँ, अम्बेडकर वादियों का भी होता था। ये कहना कि नहीं बचाया, मैं आपसे कहता हूं कि उनको वैचारिक दोष देना बिल्कुल नितांत ही गलत है। और बहुत सारे सोच भी है, मेरे साथ इस पे किताबें भी मौजूद हैं। ठीक है, प्रश्न सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर। देखिए होता है वो नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, पहली बार मेरे को तो इसका जो आपने आंसर दिया, मैं पूरा तरह से संतुष्ट हूँ मैं, और पहली बार मुझे इतना ज्ञान मिला, बहुत आपका आभारी रहूंगा हमेशा। एक बात और है सर, ज्ञान की बात नहीं। हाँ, गांधी जी कहते थे कि वर्ल्ड हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर द एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर द ग्रीड। लेकिन अभी अगर हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य को देखें, जहाँ पे हमारी बढ़ती हुई आबादी है, गांधी जी के दशक में उतनी आबादी नहीं थी, अब हमारी आबादी में विस्फोट भी हो चुका है,
और स्पेशली हम ये जो हमारे उत्तराखंड के छात्रों के लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ शब्द ये बोलें कि हमें उत्तराखंड में अगर विकास करना है तो हमें बिना नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करे गांधी जी की किस विचारधारा से हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पलायन की। तो उस पलायन को कैसे रोका जा सके? देखिए, मैं ये इस चीज का मैं आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसका उत्तर गांधी की सूक्त वाक्य में मिलता है। जब आप कहते हो कि इनफ फॉर द नीड नॉट फॉर द ग्रीड, तो आप किस चीज की बात करते हो? आप अपने उपभोग को नियंत्रित करने की बात करते हो ना। अब आप देखोगे क्या हुआ, एक पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन पर्यटन को कहा जाता है कि पर्यटन जो है विकास का एक माध्यम है। अगर आप नई आर्थिक दृष्टिकोण देखोगे तो कहा जाएगा कि जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो, टूरिज्म बढ़ेगा उतना ग्रोथ बढ़ेगी। शास्त्री मॉडल भी काम करते हैं, लेकिन क्या कभी ने इसका एक सूक्ष्म कॉस्ट बेनिफिट किया कि अगर पर्यटन बढ़ेगा तो साथ साथ कितना हमारे पर्यावरणीय क्षति होगी? अब गांधी की दृष्टि में आप अगर आओगे, गांधी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो पहाड़ के लोग हैं, आप ये देखो कि पहाड़ के लोग नीचे जाते हैं काम खोजने में, लेकिन अब क्या होता है कि जो लोग आते हैं बाहर से, मैदानी इलाकों से, वो अपने वहां तो एनवायरमेंट को वैल्यू नहीं करते। अपने घर में वो पानी का बोतल 5 रुपए में नहीं खरीदेंगे, लेकिन पहाड़ के टूरिज्म पे आके 50 रुपए में खरीदेंगे। तो लोग विलासिताओं के लिए अपनी जेब खर्च करने को तैयार है, क्योंकि इन्वायरमेंट उनको अच्छा मिलता नहीं है। तो जो शहर में प्रदूषित वातावरण में रह रहा है, जब वो टूरिज्म करने आता है 2 महीने साल के धनिक व्यक्ति, वो क्या करता है, पूरी कार लाओ लश्कर के लेके साथ आता है। अब पहाड़ के लोग भी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो जो पैसा मैदानी लोग ला रहे हैं उनसे हम अपना करें, क्योंकि के लिए ज्यादा पे करेंगे। आप नैनीताल में जाओ, एक होटल में आपको 50 रुपए का समोसा मिलेगा, लोग खुशी खुशी देने को तैयार है। पानी का बोतल 30 रुपए का मिलेगा, खुशी खुशी देने को तैयार है, बिकॉज दे आर वैल्यूइंग द लग्जरी इन इन्वायरमेंट जो उनको हर दिन नहीं मिलता। भाई रोज वो कारखाने का धुआं देख रहा है, रोज वो गाड़ी का शोर देख रहा है, अब 10 दिन के लिए पे करेगा, इन्वायरमेंट को वैल्यू नहीं करता। वो दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं आया है, इसकी मांग है, क्योंकि ये पर्यावरण के दर्शन करेगा, ये टूरिज्म करेगा, इसकी जेब से पैसा निकालो। और कभी आपने सोचा कि जो पैसा लिया कभी कभी उसका रिसोर्स भी खत्म होगा। 2018 में शिमला में क्या हुआ, वाटर क्राइसिस हुई, टूरिज्म को कम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? आप देखिए, शिमला भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर वहां के लोगों को पानी नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां के नगर निगम को वहां क्राइसिस हो गई। यही हाल कर रही। ये सिर्फ एक नहीं बात है। तो जो मोह है ना, और जब तक हम नीचे के तबके, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहाड़ के लोगों को ये मोह छोड़ना पड़ेगा कि विकास का आधार मैदानी लोगों के, ऋषि के धनिकों का पैसा है टूरिज्म से। तो अपने वहां जो की अपनी खेती होती है, जो मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में शिमला मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, तो आप उसमें करें। लेकिन आप लालच करोगे कि नहीं मैदान का इलाके का आदमी आएगा, एक होटल का इजाजत नहीं, 4 का दे दो, 4 का नहीं 6 का दे दो, टूरिज्म से पैसा आएगा, ग्रोथ होगा। तो अल्टीमेट क्या होगा, कभी केदारनाथ, कभी और त्रासदी, कभी केरल, कभी शिमला। दिस इज डेंजरस। तो जो मैदानी इलाके में मैं टूरिज्म लिमिटेशन की बात करता हूँ उसके लिए, कि आप टूरिज्म को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिर्फ एक साधन न माने, क्योंकि विकास अपने आप में खतरा है। अगर मान लीजिए कि आज शिमला में पानी नहीं है, तो कल को क्या कोई शिमला में करने आएगा? मान लीजिए कि आज पहाड़ की सुंदरता का हमने पूरा टोन कर लिया और विलासता के तौर पे कर लिया, तो कल को कोई पहाड़ की ओर आएगा तो हम अपने पास फिर वो भी नहीं बचेगा। मैदानी इलाकों में तो है ही नहीं। पीपुल विजिट टू द एनवायरमेंटल प्लेसेस बिकॉज उनको रोज नहीं मिल रहा है। बस क्लियर हो रही। तो जो ये टूरिज्म इज द सोर्स का जो है ना मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, जो पर्यटन आर्थिक विकास का केंद्र है, विकास अपने आप में डेवलप खतरनाक शब्द है। और लोग नीचे, क्योंकि उनकी मांग है हम पूर्ति करेंगे, तो ये खतरनाक है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो आप नेचुरल बेसिस आओ, इन टेक्नोलॉजी जो पुरानी परंपरागत तकनीक है जिसमें कम दोहन है, आप दलिया बना सकते हैं, आप बनाइए। आपके वहां कुछ अच्छा आप घरेलू की जो हो सकती है आप बनाइए, उसको आप सेल करिए, उसकी भी तो मांग है ना। लेकिन अपने इन्वायरमेंटल जो आपकी गुड नेसेसिटी है, नहीं इस में आके ओवर एक्सप्लॉइटेशन 10 लोगों की जरूरत है, 50 आ रहे हैं। तो